Hello everyone. Now let's see next bit Human Genome Project. This is a mega project and it is an important one from the point of view of your human evolution क्योंकि humans के लिए बहुत important ऐसा एक project था जो आपको molecular basis of inheritance में दिया हुआ है. ओके इसके ऊपर से MCQs बहुत बार पूछे गए प्लस पूछे जा सकते ऐसा एक प्रोजेक्ट है. इसके अंदर जो कोई भी फैक्चुअल डिटेल्स है बहुत इजी पार्ट है, कोई बहुत हार्ड वाला नहीं, अपने को प्रोजेक्ट वर्क नहीं करना है बट उसके अंदर क्या किया गया वगैरह ये सब बातें अपने को पता होनी चाहिए. ओके सो लेट्स सी व्हाट इज एचजीपी और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इट इज अ प्रोजेक्ट एज इट नेम्स it is dealing with the human genome, that is complete sequence or set of chromosome, haploid set of chromosome present in human being. What do you mean by genome? So genome of an organism refers to what? It is the haploid set of chromosome, total number of genes present on haploid set, that is called your genome. तो हमारे पास haploid set मतलब n is equal to 23 है, n is equal to 23 और एक्चुअली हमारे पास 2n is equal to 46 मतलब अपने पास 46 क्रोमोसोम्स है. सो उसके ऊपर कौन से जीन्स प्रेजेंट है वो अपने को यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के एक एम रहेगा. अब ये प्रोजेक्ट शुरू क्यों करे थे? तो जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते गए, बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्चेस होते गई, तो उसके अंदर अपन ने जीन क्लोनिंग के टेक्निक्स डिस्कवर किए, जीन को कॉपी करने के पीसीआर वगैरह की टेक्निक आते गई. तो इसके साथ ही क्या सोचने लगे लोग कि अगर अपन जीन्स बना सकते, जीन्स की सीक्वेंस तैयार कर सकते, तो क्यों ना वाई शुड नॉट वी स्टडी द जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. We should also have the information about the sequence of nucleotides present in human gene. ओके तो हमने फिर क्या कोशिश स्टार्ट करें कि ह्यूमन जीन्स की जो जानकारी है वो ढूंढ के निकालने का, और इसी एम्बिशन के साथ में 1990 से लेके 2003 तक 13 साल के पीरियड के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया विच इज कॉल्ड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ओके दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय United States Department of Energy, US Department of Energy and National Institute of Health USA, National Institute of Health NIH USA. ओके ये भी यूएसए का ही था. प्लस इसके साथ में वेलकम ट्रस्ट यूके एक मेजर पार्टनर था और इसके साथ कई अदर कंट्रीज थे. 12 कंट्रीज इसके अंदर एडिशनल थे जो अपने अपने साइंटिस्ट उन लोगों ने यहाँ पे रिसर्च के लिए भेजा था. इंडिया चाइना, रशिया, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ओके ब्राजील, यूके ऐसे कंट्रीज थे. लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने पीछे ले लिया, अपना साइंटिस्ट वगैरह भेजना बोल दिया कि नहीं हमको नहीं करने का तुम्हारे साथ. सो इंडिया को एक वहाँ पे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई और इंडिया को वहाँ पे फिर अपने को अपने साइंटिस्ट चले गए और उन्होंने भी इसके अंदर बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है. ओके अपने कंट्रीज लर्न नहीं करेंगे बट 12 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट हुए थे और मेन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और एनआईएच का प्रोजेक्ट था. आपको एमसीक्यू पूछते कि एचजीपी वाज स्टार्टेड बाय होम. अब अपने को लगता है एचजीपी मतलब जीनोम प्रोजेक्ट है तो हेल्थ डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व रहेगा, बट हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं, एनर्जी डिपार्टमेंट उसका इन्वॉल्व था क्योंकि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करते. वहाँ का डिपार्टमेंट कितना लखपति करोड़पति होगा क्या अंदाज लगा सकते बस आप. और उसी के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अपने यहाँ पे जैसे एम्स है वैसे वहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, तो उसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था. ओके वेलकम ट्रस्ट यूके का, वेलकम की स्पेलिंग यही है, सिंगल एल वाली नहीं है, स्टेट एनसीईआरटी में दी हुई है. ओके स्टेट बोर्ड में भी सेम बिट दिया हुआ है आपको, तो वो भी रेफर करना है आपको. ये लोगों ने चालू करे प्रोजेक्ट 1990 से लेके 2003 तक. एक्चुअली उसको 15 साल का माने थे, 2005 तक चलेगा सोचे थे, लेकिन 2 साल पहले ही अपना काम लपेट के इन्होंने पूरा आंसर दे दिए, इनके रिजल्ट सबके सामने रख दिए. सो प्रोजेक्ट 13 साल में खत्म हो गया. एस्टिमेटेड टाइम वाज ऑफ 15 इयर्स की 15 साल लग सकते. अब ह्यूमन जीनोम मतलब ह्यूमन डीएनए के जीन्स को ढूंढना, उनके ऊपर के सीक्वेंसेस ढूंढ के निकालना, AGTTC, ACGT जो भी है, ये सीक्वेंस को ढूंढ के निकालने को 15 साल का पीरियड या फिर इतना ज्यादा पीरियड क्यों लगा, या क्यों लगना चाहिए ऐसा इनको क्यों लगा. सो इसके लिए उन्होंने फिर दिमाग लगाया कि ह्यूमन जीनोम में वैसा देखा जाए, ह्यूमन जीनोम मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम. सो उसमें 3 × 10⁹ बेस पेयर्स है. टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ह्यूमन जीनोम इज एमसीक्यू 3 × 10⁹ मतलब 3 बिलियन. कितने बेस पेयर्स है? 3 बिलियन बेस पेयर्स है. इमेजिन करो 3 बिलियन 30 करोड़ बेस पेयर्स है. इतने ज्यादा बेस पेयर्स को एक के बाजू एक बराबर गिन के लगाना, बराबर उनकी सीक्वेंस करना, बराबर ऑब्वियसली फिर लंबा लेंदी प्रोसीजर थी. और वो भी कोई ऐसा आसान नहीं, हाँ ये पट्टी पढ़े नहीं देखते चलो ए है जी है सी. डीएनए इज हाईली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर,
अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नैनो पार्टिकल है, वो अपने डीएनए के न्यूक्लियस के अंदर था, वहां से निकालने का, उसको स्ट्रेट करने का, उसके सीक्वेंसेस गिन के निकालना, ये कोई आसान काम नहीं था। और अपने को ऐसा कोई आंखों से नहीं दिख रहा था कि ये है, जी है, टी है, उसके स्ट्रक्चर ढूंढ के निकालना, केमिकल रिएक्शंस करके एडेनाइन है क्या ग्वानाइन है आइडेंटिफाई करना, ऑब्वियसली लेंथी प्रोसीजर थी, इसके लिए इसको टाइम लगा। ओके, सो इतने ज्यादा अपने को जीनोम्स अपने बेस पेयर्स को स्टडी करना था। ओके, दूसरा उन्होंने खर्च निकाले उसका, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना था उसका। सो इमेजिन उन्होंने क्या सोचे थे, वन बेस पेयर वुड कॉस्ट $3 फॉर सिक्वेंसिंग। एक बेस पेयर का ढूंढ के निकालने के मतलब ए उसकी पेयर थाइमिन, ये एक जीन है, जी टी टी सी, ओके, जी का सी ए जी, 1 2 3 4 5 ये एक बेस पेयर, ये 2 3 5 बेस पेयर्स को ढूंढने के लिए, तो फिर एक बेस पेयर के लिए $3 का खर्चा आने वाला था। सो एटलीस्ट इतना टुकड़ा करने के लिए ही $15 का खर्च आने वाला था 1990 में, वो टाइम पे। तो कितना महंगा काम था ये। ओके, तो इसके लिए फिर ये खर्च निकाले कि एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए, फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ वन बेस पेयर द एस्टिमेटेड कॉस्ट वाज टू बी $3 पर बेस पेयर। सो मल्टीप्लाई कर दो उसको 3 से, कितने बेस पेयर से 3 मिलियन, उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 9 बिलियन का खर्चा यहाँ पे होने वाला था। देयरफॉर इसके लिए फिर मल्टीप्लाई बाय 3 into 3 $9 बिलियन इतना खर्च होने वाला था, बराबर है ना। एक बेस पेयर के लिए $3, तो 3 बिलियन के लिए $9 बिलियन इतना खर्चा लगने वाला। दूसरा, अब ये जो इतने बेस पेयर्स इनकी इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे करके रखना, तो इतने बेस पेयर्स मतलब ए टी जी सी टी ए ये लिख के रखना का। अगर तुमने बुक बनाने की सोचेगी अपन ह्यूमन जीनोम को बुक के फॉर्मेट में पब्लिश करेंगे, तो कितनी बड़ी बुक लगने वाली थी, 3300 बुक्स लगेंगे to store the information that is present in DNA. If you are going to type it, print it in books, so that will require 3300 books having 1000 pages each book. हर किताब में 1000 पेज होने चाहिए, and each page of book should have 100 letters. इतने सारी इंफॉर्मेशन, मतलब एक पेज है उसके ऊपर ए जी टी टी सी ए जी ऐसे 10, फिर और 10, ऐसे 100 लेटर्स लिखने के, तो ये एक पेज भर गया, उसके पीछे और 100 लेटर्स और 100 लेटर, ऐसे कितने की बुक, 1000 पन्नों की बुक बनाओ, ऐसे कितने बुक्स, 3300 बुक्स। सोचो बोला कितना डिफिकल्ट टास्क था ऐसा बुक्स के फॉर्मेट में स्टोर करना। सो इतने सारे बेस पेयर्स को अगर आपको सीक्वेंस करके बुक फॉर्म में बनाना है, तो आपको 3300 बुक्स लगेंगे, जिनमें हर एक बुक में 1000 पेज होना और एक एक पेज पे 100 लेटर बनने चाहिए, लिखने चाहिए। इसीलिए फिर क्या करें, यहाँ पे आपको कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी, और कंप्यूटेशनल मेथड्स और एक नई ब्रांच, कंप्यूटेशनल मेथड्स की मदद लेनी पड़ेगी आपको, और एक नई ब्रांच बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यहाँ पे से शुरुआत हुई। बायो इन्फॉर्मेटिक्स which uses computer knowledge, various softwares that can store huge amount of data, storage, retrieval and analysis of data, storage, retrieval and analysis, मतलब आप उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स में अपन कोई भी फाइल स्टोर करके रख सकते, साइज बहुत कम रहता, केबी एमबी में स्टोर करेंगे आप, हजारों एमबी पेजेस की बुक भी अपन मेगाबाइट्स में स्टोर करके रख सकते। प्लस उसके अंदर से रिट्राइवल मतलब निकालना भी आसान हो सकता है, आपको ढूंढ के निकालने का, पेज क्रोमोसोम नंबर 1 पे का डेटा, तो क्रोमोसोम नंबर 1 टाइप करे तो वो पेज पे की इन्फॉर्मेशन आ जाए। अगर किताब में ढूंढना है तो वो बड़ा मुश्किल आएगा, वो किताब ढूंढो, उसमें का पेज निकालो, फिर वो बहुत ह्यूमन वाला टास्क बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाता। सो ऑब्वियसली कंप्यूटर्स की मदद लेना यहाँ पे जरूरी था, मस्ट था, बिना कंप्यूटर्स के काम नहीं हो सकता। So why bioinformatics is used? It is the branch of biology which uses computers and computer mechanism softwares for storing data. Retrieval means removing the data from it, and as well as analysis of data. If you want to compare the data on gene 1 with gene 2, chromosome 1 with chromosome 2, chromosome X का data Y के साथ compare कर, so that was easy with the help of computers. Therefore bioinformatics was vastly used, and a new branch of informatics was then started.
इसमें सीक्वेंसिंग के कई सारे टेक्निक्स, कई सारे सॉफ्टवेयर्स, कई सारे उसके अंदर अपने अपने ब्राउजर्स वगैरह सेव करे वाले इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा अपन यूज कर सकते हैं कंप्यूटर्स में, इसलिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज देयरफॉर वाइडली यूज्ड नाउअडेज। ओके, समझ में आया क्या करे, कैसा करे, खर्चा वगैरह कैसे निकाले, क्या सोचे। अब ये जो काम कर रहे थे उसके कुछ गोल्स रहे होंगे, उनके कुछ उद्देश्य रहेंगे, एम्स रहे होंगे। सो उनके एम क्या थे? सो आपको जो एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड में दिया है 2 मार्क के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते, व्हाट आर द एम्स ऑफ एचजीपी और गोल्स ऑफ एचजीपी। सो एचजीपी का मेन उद्देश्य क्या था, क्यों कर रहे हैं अपन? फर्स्ट वाज फॉर मैपिंग ऑल द जीन्स, मैपिंग द जीन्स। कितने जीन्स है अपने पास मैप करने का? क्रोमोसोम नंबर 1, उस पे यहां से यहां तक एक जीन है, यहां से यहां तक दूसरा जीन है, फिर तुरंत लग के तीसरा जीन है, चौथा जीन, कितने जीन्स है उसके ऊपर। तो एक एस्टिमेट करे थे उन्होंने, सोचे थे 80,000 तक जीन्स हो सकते हैं अपने पास, बाद में पता चला नहीं 80,000 नहीं, उससे कम ही चाहिए। सो फिर 25 से 30,000 तक जो जीन्स है, मैपिंग ऑल 25 to 30,000 जीन्स प्रेजेंट ऑन ह्यूमन जीनोम। देखते बोले 25-30,000 कितने जीन्स है ह्यूमन बीइंग में, अंदाज लगाए कि क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे बड़ा है तो उस पे हो सकते सबसे ज्यादा जीन्स 2-2,500 जीन्स होंगे, 2 पे 2-1,000 होंगे, 3 पे 1500-1000 कुछ ऐसे करके जो अपने पास 24 क्रोमोसोम्स है, 23 के 24 है 23, फिर 24 क्रोमोसोम्स कहाँ से आ रहे हैं? एनसीईआरटी की लास्ट लाइन देखो, आपको फोटो भी आ रही है। अपने पास 23 क्रोमोसोम्स है, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स है और 23rd पेयर जो रहती वो सेक्स क्रोमोसोम रहती, आइदर इट इज एक्स और आइदर इट इज वाई, बराबर। तो ऑटोसोम्स तो अपने पास 22 है, वो सेम रहते, क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3 ऐसे 22 तक रहते। लेकिन ये हो गए 22 प्रकार के क्रोमोसोम, 22 प्रकार हो गए। एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम दोनों में से एक रहेगा, लेकिन दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है ना। सो 22, ये 23 और ये 24। सो अपने पास कितने टाइप के क्रोमोसोम्स है, ये एमसीक्यू आपको बिल्कुल पूछेंगे, लास्ट लाइन एमसीक्यू। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग? सो देयर आर 24 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स व्हिच इंक्लूड 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स प्लस वाई क्रोमोसोम। देयरफॉर इन 24 क्रोमोसोम्स के ऊपर जो 25-30 हजार जीन्स है उनको ढूंढ के निकालना। फर्स्ट एम टू फाइंड आउट एंड मैप ऑल द जीन्स, 25 to 30,000 genes present on the 24 chromosomes, that is 22 autosomes and X chromosome and Y chromosome. Okay, मान अब रहेगा किसी भी मेल में क्या रहेगा 22A plus X, फीमेल में क्या रहेगा 22A plus Y, सॉरी मेल में दूसरा रह सकता है 22A plus Y, फीमेल में क्या रहेगा 22A plus X, बराबर। लेकिन X और Y दोनों का पता करने का है ना अपने को, तो इसके लिए उसको अलग अलग क्रोमोसोम माने हैं। इसके लिए अपने पास कितने प्रकार के क्रोमोसोम्स है? 24, जिनमें से एट अ टाइम सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रहते अपने एक गैमेट में। ओके, ये पहला हो गया, उनकी मैपिंग कर ली। दूसरा उनकी सीक्वेंस पता करने का, सीक्वेंसिंग ऑफ जीन्स, कि कौन से जीन के ऊपर क्या सीक्वेंस है। जैसे कि एक जीन है उसके ऊपर ए जी टी टी सी ए जी, ये जो सीक्वेंस है ये पता करना। इसको मतलब क्या, अपने को कितने 3 बिलियन बेस पेयर्स, क्योंकि अपने पास टोटल कितने बेस पेयर्स है 3 बिलियन, बराबर। तो पूरे बेस पेयर्स की सीक्वेंस पता करने का तो दूसरा एम था। पहले तो जीन्स पता कर लो, फिर जीन्स के ऊपर की सीक्वेंस पता करो। ओके, सीक्वेंसिंग कर लिया उसके ऊपर की। सीक्वेंसिंग के बाद पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर्स, अभी बताया, वो स्टोर करके रखने का, टाइप करके रखने का अच्छे से, एज वेल एज मेकिंग सच टूल्स, ओके, विच कैन बी यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस। ऐसे टूल्स नए नए बनाने का कि यार इस जीन कैसा कंपेयर करने का, ये जीन पे से प्रोटीन कौन सा बनेगा, उसके ऊपर से फिर कोडॉन्स क्या बनेंगे, वो कोडॉन्स पे से फिर अमाइनो एसिड कौन सा आएगा, वैसे सॉफ्टवेयर डिजाइन करने का और उस पे से प्रोटीन आइडेंटिफाई करने का, वो प्रोटीन का फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर वगैरह ढूंढ के निकालना। मतलब नए ऐसे टूल्स, न्यू टूल्स टू मेक सच न्यू टूल्स विच कैन हेल्प इन फर्दर एनालिसिस एंड फर्दर रिसर्च। तो टूल्स बनाना। और लास्ट में इसका एक एप्लीकेशन था, addressing various ethical, legal and social issues, ethical, legal and social issues that may arise due to such project। अब ethical issue क्या आएंगे, ह्यूमन जीनोम को आप मैप करेंगे, आ जाते हैं ना ह्यूमन राइट्स वाले कि अपने को कोई अधिकार नहीं है ह्यूमन के ऐसे डीएनए के ऊपर ये करने का, बदलाव करने का, आ जाते हैं उनके भाषण देने को, तो एथिकल इश्यूज। लीगल इश्यूज क्या है, लीगल है क्या नहीं ऐसा करना, कोई कंट्री में अलाउड रहता है ऐसा रिसर्च, कोई कंट्री में नहीं रहता,
या फिर उसके बारे में जो भी लीगल इश्यूज आएंगे, अदर इश्यूज, वो सोशल इश्यूज वही कि मतलब तुम सोसाइटी के साथ फिर जीन्स अच्छे मिल गए तो फिर तुम क्या करेंगे, जीन्स को जोड़ के सुपर बेबी तैयार कर लेंगे खादा, फिर भेदभाव तैयार हो जाता है वहाँ पे, या फिर मिस यूज ऑफ जीन्स शुरू हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे जो इश्यूज होते हैं उनको एक वर्ड डाला एलजी, मतलब क्या, इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, सो दे शुड बी ऑल्सो एड्रेस्ड फर्स्ट, उनको भी जवाब देना है अपने को। ये सब उसके एम थे, these are the goals of your human genome project। ओके, सो ये सब आपको लाइन टू लाइन दिया है, 1 by 1 वो देख लो सबके सामने। इसके बाद अगर बात करें तो सीक्वेंसिंग करने के लिए उन्होंने फिर स्टार्ट करे, तो ह्यूमंस का ही उन्होंने सीक्वेंस नहीं करे, ह्यूमन बीइंग के साथ साथ कुछ और एनिमल्स थे, कुछ और मॉडल ऑर्गेनिजम्स थे, एनिमल्स बोलने के लिए मॉडल ऑर्गेनिजम्स, तो उनके भी जीन्स उन्होंने ढूंढ के निकाले। सो सच सम मॉडल ऑर्गेनिजम्स and their genomes were also mapped and sequenced। उनके ऊपर के कितने जीन्स है उसके ऊपर और उसमें कितने बेस पेयर से ये ढूंढ के निकाले। ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग के साथ साथ रैट, यीस्ट मतलब सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, प्लस तुम्हारे इसके अलावा बैक्टीरिया, ई कोलाई, तुम्हारे फिर राइस, ये अपने क्रॉप्स, इनके भी जीन्स ढूंढ के निकाले, इनके बेस पेयर सीक्वेंस करे, प्लस इसके साथ साथ सीनोरैप्टाइटिस एलिगन्स, ये एक निमेटोड है, इसके भी जीन्स को मैप करे और उसके ऊपर की सीक्वेंस को एनालाइज करके ढूंढ के निकाले कि उसमें कितने बेस पेयर्स हैं। ऐसा क्यों करे? क्योंकि ह्यूमन बीइंग के साथ साथ इन ऑर्गेनिजम्स के जीनोम्स अगर आपको पता चल गए तो उनके अंदर के जीन्स आपको पता चल जाएंगे, एंड बाय नोइंग दिस सीक्वेंस ऑफ जीन, map of that gene, you can analyze and compare the functions of genes between human being and that species। so comparative genomics बोलते हैं इसको, कि अपने जीनोम का और दूसरों के जीनोम के फंक्शंस को कंपेयर करना, उनकी वर्किंग को कंपेयर करना, स्ट्रक्चर ऑफ जीनोम्स को कंपेयर करना, सीक्वेंस ऑफ जीनोम्स को कंपेयर करना, सो दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव जीनोमिक्स। इससे क्या होगा, फॉर फर्दर फ्यूचर रिसर्चेस यू कैन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जीनोम्स ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म। इफ देयर आर सम गुड जीन्स इन देम, जैसे कि यीस्ट में कौन से जीन्स रहेंगे, जाइमेज एंजाइम बनाने वाले जीन्स रहेंगे, वो जीन्स अगर तुमको पता चल गए तो तुम वो जीन्स पे से जाइमेज तैयार कर सकते हैं आर्टिफिशियली, राइट। बैक्टीरिया में भी कई जीनोम्स रहते हैं, उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले जीन्स रहते हैं। राइस वगैरह ये अपने क्रॉप से, अराबिडोप्सिस मतलब शेंगदाने वगैरह, तो ये इनके जीनोम्स आपको पता चले तो वो कंपैरिजन करके आप ऑयल कंटेंट बढ़ाना, राइस के अंदर साइज ऑफ सीड ग्रेन बढ़ाना, वो ये वाले जीन्स अगर आपको पता चल गए तो आप उससे अपना फायदा करा सकते हैं। मतलब ये जीन्स की जानकारी लेने की इन्होंने कोशिश करे, ना सिर्फ ह्यूमन का जीनोम इन्होंने मैप किए, इन अंडर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद ह्यूमन जीनोम, जीनोम्स ऑफ सब अदर मॉडल ऑर्गेनिजम्स, उनको मॉडल ऑर्गेनिज्म बोलते, वेयर आल्सो सीक्वेंस्ड एंड मैप्ड सच एज माउस, रैट हो गया, then yeast, E. coli, Caenorhabditis and some plants like your Arabidopsis and rice। The table is given, this table is given in your state board textbook, जिसमें आपको ऑर्गेनिज्म, उसके क्रोमोसोम नंबर, एस्टिमेटेड जीन्स और उसके अंदर के साइज, मतलब उसमें कितने बेस पेयर है ये आपको दिया रहा है। सो जैसे कि ह्यूमन बीइंग, उसका साइंटिफिक नेम आपको साइंटिफिक दिया है होमो सेपियंस, इसमें 46 क्रोमोसोम्स है जिनमें 33,000 जीन्स प्रेजेंट है ऐसा पता चला, और उसमें 3 बिलियन बेस पेयर है जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। ऐसे ही माउस मतलब मस्कुलस, इसमें 40 क्रोमोसोम्स रहते हैं जिसपे 25,000 जीन्स और 2.9 बिलियन आपको बेस पेयर्स मिलेंगे। ऐसे आपको फिर फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, यहाँ पे एक ऐड कर लो, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला इज द मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिकल रिसर्चेस, याद है मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला। सो वहां पे आपको 8 क्रोमोसोम्स रहते हैं, उसके क्रोमोसोम नंबर 8 है, डिप्लॉइड नंबर है, ओके, हैप्लॉइड नंबर नहीं है। सो 2n = 8, मतलब हैप्लॉइड नंबर 4 रहेगा, उसके ऊपर 13,000 जीन्स रहेंगे और उसके अंदर 165 मिलियन आपके बेस पेयर्स है। ऐसे प्लांट आपके अराबिडोप्सिस थैलियाना, राउंड वर्म कौन सा है, सीनोरैप्टाइटिस, यीस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, और बैक्टीरिया दिया है ई कोलाई, इनके जीन्स वगैरह दिया है। ई कोलाई में एक ही क्रोमोसोम क्यों बताया वाला है, बिकॉज ई कोलाई के अंदर एक ही सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है, उसको एक ही क्रोमोसोम मानना पड़ेगा, इसके लिए उसको स्टार करके बताया वाला है आपको लास्ट में। उसके अंदर 4,500 कुछ जीन्स है, 4,400 जीन्स है, जिसके अंदर बहुत कम 4.6 मिलियन मतलब 46 लाख बेस पेयर्स प्रेजेंट। बाकी लोगों की भी देख लो, स्टेट बोर्ड के लिए लर्न करना पड़ेगा।
हो सकता है एमसीक्यू बनेगा कि किसके अंदर कितने जीन्स वगैरह है या फिर क्रोमोसोम्स। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे फैक्चुअल जाके, बट व्हाट कैन वी से, हो सकता कोई क्वेश्चन बन जाए। तो ये सब भी उन्होंने स्टडी करे और उन्होंने ये टेबल पूरा ढूंढ के निकाले इस पूरी स्टडी होने के बाद। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग्स दैट वर डन, दैट वाज टू बी डन। ओके, दीज आर द थिंग्स दैट वर टू बी डन अंडर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एक्चुअल प्रोजेक्ट क्या था, एक्चुअल प्रोसेसिंग क्या थी उसके अंदर और उनके रिजल्ट्स क्या थे, सो आई विल सी एक्सप्लेन यू दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।